नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव क्या प्रदेश के पहले ऐसे चुनाव होंगे जो केवल जीत हार नहीं, वजूद की लड़ाई है? वरना क्या वजह है कि बीजेपी 24 सीटों पर क्षेत्र के हिसाब से 24 घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। मुरैना के जौरा से लेकर इंदौर के सांवेर तक हर सीट का अपना घोषणा पत्र पहले कभी सुना है? चुनावी झटका नहीं तो फिर ये क्या है कि सरकार को अचानक बिजली उपभोक्ताओं की फिक्र जागी है? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सस्ती बिजली का ऐलान करते हुए कहा कि मई, जून, जुलाई तक का 400 रुपए तक का बिल आधा हो जाएगा। इन महीनों में जिनका बिल 100 रुपए आया उनसे 50 रुपए ही लिए जाएंगे। कैसे कमलनाथ सरकार की इंदिरा गृह ज्योति योजना के काउंटर के तौर पर देखा जाना चाहिए। 24 सीटों के चुनाव में कांग्रेस के तरकश में भी तीर कम नहीं है। 2 चरण में कर्ज माफी कर चुकी कांग्रेस किसानों को दी गई इस राहत के साथ माफिया पर नकेल कसने के सबूत दिखाएगी। बिकाऊ कितने टिकाऊ होंगे इसे मुद्दा बनाएगी। यह लाइन हमारी नहीं है, कांग्रेस ही की ही लाइन है। कांग्रेस अक्सर इस लाइन को दोहराती है। लेकिन चुनाव की तारीखों के पहले मैनिफेस्टो की ड्राफ्टिंग, 24 सीटों पर बीजेपी की एहतियात क्या है? क्या ये अपनों की नाराजगी के डर से उठे कदम है कि जनता के बीच घोषणाओं की ऐसी झड़ी लगा दी जाए कि उसमें अपनों की नाराजगी भी कोई नुकसान न कर पाए? लेकिन इतनी रियायतों, मेहरबानियों के बीच भी कोई है जो इन राजनीतिक दलों को आईना दिखा रहा है। आईना लेकर खड़े हैं प्रदेश के 75,000 अतिथि शिक्षक, जिनके 150 दिनों के धरने में दिए गए सिंधिया के बयान के बाद एमपी में सत्ता पलट हुई थी। इनके लिए भी तो हुई थी घोषणाएं, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। 42,000 बिजली कर्मचारियों में वो 6,000 संविदा कर्मचारी भी आईना लिए खड़े हैं। बदलती सरकारों में उनके हिस्से सिर्फ बयान आए, आंकड़े और प्रदर्शन बनकर रह गए। इन लोगों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप घोषणाओं और हकीकत का फर्क जान सकें। बाकी जब चुनाव की तारीखों से पहले घोषणा पत्र आ रहे हैं तो सवाल भी उठेंगे कि क्या घोषणा पत्र ही जिताएंगे अब चुनाव? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। एमपी में अप्रैल, मई, जून के महीने में 100 से 400 रुपए तक के आए बिजली के बिल का भुगतान बिजली उपभोक्ताओं को केवल 100 रुपए ही करना होगा और जिनका 400 रुपए से ज्यादा का बिल आया है उनके बिल की राशि आधी हो जाएगी। आपको ये सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन सरकार का लक्ष्य तो वो 16 जिले हैं जिनकी 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो इसे चुनावी राहत ही मान लीजिए। तो ऐसे 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक के बिल वालों से हमने तय किया केवल 100 रुपया लिया जाएगा, हर महीने केवल 100 रुपया। और इसके अलावा अगर 400 रुपए से ज्यादा का बिल आया है तो उनसे केवल आधा बिल वसूल किया जाएगा। हालांकि इधर बिजली का आम ग्राहक हिसाब लगाए उतनी देर में कांग्रेस ने जवाबी हमला बोल दिया और आरोप लगाया कि शिवराज सरकार में इंदिरा गृह ज्योति योजना के 50% उपभोक्ताओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। इंदिरा गृह ज्योति की योजना की अपेक्षा अगर संबल योजना लागू करते हैं तो उसमें पात्र हितग्राही सिर्फ 58 लाख परिवार थे और उन 58 लाख परिवारों को आप 200 रुपए चार्ज कर रहे थे। वो 58 लाख परिवार इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 रुपए से अंदर 50, 60, 70 रुपए का बिल देते हैं। ये तो ट्रेलर है। बीजेपी ने जो असल फिल्म प्लान की है वो 24 सीटों के लिए है। हर सीट की समस्याओं और जरूरतों के हिसाब से वादों की फहरिस्त, हर विधानसभा सीट के लिए उसका अपना घोषणा पत्र जारी करेगी पार्टी। हम जनता के बीच में अपनी बात स्पष्ट तौर पर करेंगे, जो हमने कितने सालों में किया या और जो आने वाले समय में हम करने वाले हैं। इसे आप संकल्प कहें, घोषणा कहें या किसी तौर पर। लेकिन बात कांग्रेस की हो या बीजेपी की, क्या घोषणा पत्र अब वोटर की निगाह में गंभीरता से लिए जाते हैं? किसान, नौजवान के मुद्दे दरकिनार कर दीजिए। चंद हजार में प्रदेश भर के स्कूलों में देश की नींव तैयार कर रहे 75,000 अतिथि शिक्षक, जान जोखिम पर लेकर काम कर रहे प्रदेश के 6,000 बिजली कर्मचारी, इनसे पूछिए पहले घोषणा पत्र का हिस्सा बने थे ये और फिर सत्ता में आने के बाद पहले बीजेपी और फिर कांग्रेस के जहन से भी उतर गए।
क्या 24 सीटों के घोषणा पत्र वहां के वोटर के बुनियादी सवाल का जवाब बन पाएंगे? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले जो बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर वाजपेयी का स्वागत। दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। धनोपिया जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, ये बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर वाजपेयी से कर लेते हैं क्योंकि आज का मुद्दा उन्हीं की पार्टी का दिया हुआ है। डॉक्टर वाजपेयी, ये 24 सीटों पर अलग अलग घोषणा पत्र, ये क्या वजह आपको लगता है कि ज्यादा अपीलिंग होगा वहां के वोटर के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये सूचना आपको कहाँ से मिली है, क्योंकि अधिकृत रूप से अभी हम लोगों ने इस पर अलग अलग घोषणा पत्र होंगे या एक ही घोषणा पत्र में हम इन 2400 विधानसभाओं के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी एड्रेस करेंगे, इस पर अभी निर्णय होना बाकी है। लेकिन हाँ, मैं मौलिक रूप से आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये चूंकि एक प्रकार से हम मान के चलें कि 24 चुनाव, ये पहली बार ऐसी परिस्थिति में चुनावी हम लोग जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन जगहों के स्थानीय मुद्दे भी हैं, तो हम उनको नकार नहीं सकते। जैसे स्थानीय मुद्दों में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है चंबल एक्सप्रेस का रोड जो बननी है। भाई, उसमें जो शिवराज जी ने डीपीआर सबमिट करी थी सरकार के दौरान, उस सरकार के बाद जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको रिव्यू किया। रिव्यू करने में लगभग 200 किलोमीटर, 222 किलोमीटर उसमें से उन्होंने कम कर दिया। तो उसके बाद फिर अभी जो गडकरी जी ने रिव्यू किया तो उन्होंने पुरानी डीपीआर को स्वीकृत कर दिया, जिसमें अधिक क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा उसमें कवर होता है, क्योंकि उसके माध्यम से वो लगभग आप मान के चलिए, यदि इलेक्टोरली आप देखें तो जैसा आपने कहा ना, इस चुनाव की वजह से हो रहा है, तो चलिए मान लेते हैं चुनाव चंबल एक्सप्रेस यदि बनता है तो लगभग आधा दर्जन से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसके लोगों को इसका फायदा होगा। उसके दोनों तरफ यदि इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगती हैं, जैसा नितिन गडकरी ने कहा है, तो आप मान के चलिए कि पूरे चंबल क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन पाएगा। और उसका जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। गडकरी जी का आग्रह है 3 महीने में उसको करके हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि यदि राजनीतिक दल लोगों के हितकारी विषय स्थानीय स्तर पर हो, चाहे प्रादेशिक हो या राष्ट्रीय हो, उनको लेकर लोगों के लिए काम करते हैं, तो यही तो शायद लोकतंत्र में होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि उसको बहुत सरकाजम से देखा जाना चाहिए। ये लोकतंत्र अभी इसमें सप्लीमेंट्री लेके आऊंगा डॉक्टर वाजपेयी, अगली बार जब आऊंगा तो सप्लीमेंट्री साथ आऊंगा। पहले अभी हम रुक कर लेते हैं जेपी धनोपिया जी का। धनोपिया जी, इनका एजेंडा है, ये कह रहे हैं भाई डेवलपमेंट को लेके अगर हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो इसमें क्यों, क्या दिक्कत होनी चाहिए किसी को भी, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात जो आप जिसको एजेंडा बनाते हैं, कांग्रेस अक्सर कहती है कि आपकी जो किसान कर्ज माफी योजना इन्होंने बंद कर दी, ये आप आरोप लगाते हैं। आप कहते हैं कि आपने बिजली बिल माफ किए थे, अब आखिर आज उनने फिर से शुरू कर दिया। तो ये ऐसे आपके लिए चुनाव तक कोई मुद्दा छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा लगता है? नहीं, वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा वीरों की पार्टी है। हमेशा घोषणाएं करते हैं, घोषणा पत्र बनाते हैं। जिन्होंने एक बार घोषणा पत्र में लिखा था हम किसानों के कर्जे 50,000 तक के माफ करेंगे, मान ली कहाँ चला गया। इन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, उज्जैन, मैहर, यहाँ पे पवित्र शहर बनाएंगे, पता नहीं कहाँ चले गए। अन्य कहा हम राम वन पथगमन बनाएंगे, पता नहीं कहाँ चले गए। इनकी कोई भी घोषणा कहीं पूरी नहीं होती है। और अब ये घोषणाओं की जो बात करते हैं, ये सिर्फ घोषणाओं करते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो घोषणावीर के नाम पर प्रसिद्ध ही है। घोषणाएं करके चुनाव नहीं जीते जाते हैं, धरापत्तल जो बात होती है सामने देखी जाती है। आप देखिए कि जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 1,29,00,000 टन मैट्रिक टन गेहूं खरीदा है, रिकॉर्ड तोड़ा है। तो रिकॉर्ड तो तब टूटा ना गेहूं की फसल की पैदावार हुई है, किसके कार्यकाल में हुई है, किसने किया है? आदरणीय कमलनाथ जी ने किसानों के इतना काम किए हैं, खाद दी है, बिजली दी है, पानी दिया है, अच्छा बीज दिया है। वही तो कारण है कि आज फसल इतनी ज्यादा हुई है। तो इससे साफ लगता है कि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी सब बातों में खुश नहीं है। चंबल एक्सप्रेस वे की जो बात कर रहे हैं ये पहले भी हो चुका है, 3 महीने को बन जाएगा क्या? ये घोषणाएं करने में माहिर है। अरे आपको इस बात का जवाब देना है कि जो आपने बिकाऊ खरीदे हैं वो कहां इस देश को लेके जाएंगे, कहां इस प्रजातंत्र को लेके जाएंगे, कहां इस देश की मर्यादा को खड़ा करेंगे। इन सब बातों का जवाब देने के लिए हालात बनेंगे। आज भी इनकी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल तो हो गए हैं लेकिन सब घटों में बिखरे हुए पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चाहे अलग घोषणा पत्र बनाए चाहे एक घोषणा पत्र बनाए, मैं दावे के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 24 की 24 सीटें जीतेगी और हम वापस सरकार में सत्ता में आएंगे। 1-2 मार्जिन वैसे आपको छोड़ के चलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, घोषणा पत्र चुनाव जिताते हैं, बहुत लंबे वक्त से जाने कितने चुनाव आपने देख लिए, मैंने भी देख लिए, तो आपने तो देखे होंगे। मनीष जी, घोषणा पत्र चुनाव जिताते हैं, 1-2 मार्जिन छुड़वा रहे हैं उनको। बिल्कुल नहीं प्रवीण जी, देखिए घोषणा पत्र एक रस्मी प्रक्रिया है और दोनों जो भी राजनीतिक दल जनता के बीच में जाते हैं तो अपने कमिटमेंट लेके सॉर्ट ऑफ कि अगर हम जीतेंगे तो हम जनता को ये दिलाएंगे। मगर पिछले कई बार से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, घोषणा पत्र या वचन पत्र भी हो गए इस बार, उनमें जो काफी सारी चीजें थी वो पूरी नहीं हुई। जैसे कांग्रेस का एग्जाम्पल लें अपन, पेट्रोल और डीजल के दाम की बात हुई थी, वो कम नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार देने की बात, उनको स्टाइफंड या बेरोजगार भत्ते की कोई बात हुई थी, वो नहीं हुआ। ऐसे ही बीजेपी ने लगातार कई घोषणाएं की, जैसे आपने अपने उसमें रेफरेंस दिया कि संविदा कर्मियों की अगर अपन बात करें तो संविदा कर्मियों के बारे में कितनी लोग मतलब कैची घोषणाएं हुई थी कि साहब ये रेगुलर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और ये जो सरकार गिरी उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि संविदा कर्मियों के आंदोलन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल है, क्योंकि आपको याद होगा प्रवीण जी, जो 3 मैजिकल वर्ड थे जो आए थे बाद में कमलनाथ जी ने बोले थे, तो उतर जाएं, तो ये उतर जाएं सड़क पर आया था जब एग्जैक्टली ये संविदा कर्मियों का ही आंदोलन था। अब भाई 3 महीने से ज्यादा की सरकार हो गई है, तो संविदा कर्मियों जो इतनी लंबी उनकी डिमांड और वो चल रही है, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और घोषणा पत्र को, और ये भी एक चीज ऐड कर दूं कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो जनरली जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो लोकल मुद्दों को लेकर ही चुनाव में जाती है, क्योंकि इसमें एक कंसोलिडेटेड चुनाव पत्र आप घोषणा पत्र नहीं बना सकते। ऐसा हम पिछले चुनाव में भी कई बार देख चुके हैं। जब अपने यहाँ बाय इलेक्शन हुए थे तो 1-2 बार ये प्रयोग किया गया, और ये घोषणा पत्र इस बार जो बनेंगे, शेडो में बहुत अनाउंसमेंट किए थे, अटेर में बहुत अनाउंसमेंट किए थे शिवराज जी ने, तो ये 24 घोषणा पत्र बनेंगे अलग अलग विधानसभाओं के। ये उस तरह से प्रयोग इनका वो किया जाएगा कि जब मुख्यमंत्री जी वहां जाएं सभाओं में तो उसमें वो उन चीजों की घोषणा करें, और उसका फिर फॉलो अप जैसा कि होता है सरकारी व्यवस्था में कि भाई मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसको मॉनिटरिंग में लेना है और करना है। मगर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो यही है कि क्या घोषणा पत्र के लुभावन में या उसके जाल में जनता फंसेगी, या जनता इस बार का जो चुनाव का नतीजा होगा वो उस लिए मैंडेट होगा। ये कि मैं इसको बार बार बोलता हूं कि मैं इसको, ये उपचुनाव नहीं है। हितेश जी ने जैसे बात बोली कि ये बड़ा एक डिसाइसिव चीज है, क्योंकि ये पहला चुनाव है प्रवीण जी अपने यहाँ मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में कि जिस उपचुनाव के बेसिस पे सरकार का भविष्य तय होना है। तो दोनों पार्टियां अपना पूरा दम खम लगाएंगी, और ये मान के चलिए कि चुनाव आम चुनाव से ज्यादा हलचल इन चुनाव में होने वाली है। आम चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव, इसीलिए हम लगातार इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, लगभग आए दिन रोज ही करते हैं। डॉक्टर वाजपेयी का रुख करेंगे। डॉक्टर वाजपेयी, जो धनुप्रिया जी ने कहा, जो मनीष जी ने कहा, उसमें मैं और जोड़ दे रहा हूं, मुझे पेज नंबर याद नहीं है, लेकिन आपके घोषणा पत्र में था विद्युत संविदा कर्मचारी जो है वो नियमित किए जाएंगे, ये आपके घोषणा पत्र में था। आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप करूंगा पेज नंबर के साथ आपके पिछले वाले मैनिफेस्टो में। वो नहीं हुए, बाद में नाराज होकर वो कांग्रेस के साथ चले गए पिछले चुनाव में, बिल्कुल नजदीक जब चुनाव था तभी। तो ये लोग फिर कहेंगे कि आपकी घोषणाओं में वजन नहीं होता है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, अब मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, फिर उसके बाद आपकी बात पे आता हूं। पहली बात आपको याद होगा जब हमने 2003 में सरकार दी थी और उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो आपको याद होगा 90 दिन के अंदर भोपाल टू सागर रोड 4 महीने में बन के तैयार हो गई थी। 90 दिन का कहा गया था, जैसा मुझे ध्यान है, और आप सबको लेकर वो उस रोड पर गई भी थी। बिल्कुल, ये इस प्रकार से काम होता है। आपने 15 महीने में कोई ऐसी सड़क देखी जो बनकर कोई तैयार करी? 4 महीने में उखड़ भी गई थी, डॉक्टर साहब, ये तो बताइए आप।
फिर दूसरी बात हम देखें, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, दोनों पे जी मैं आ रहा हूं ना, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजना हो, कन्यादान योजना, ये सब पूरे देश भर में लागू है। 0% ब्याज की बात हो, कोई यकीन नहीं करता था कि किसानों को इस योजना के तहत भी दिया जा सकता है लोन। तो ये सब आप देखेंगे कि फिर पंचायतों के माध्यम से जो निर्णय हुए अलग अलग वर्गों के, वो भी आपके सामने ही हुए हैं। तो मुझे लगता है ये उदाहरण है कि हम कैसे चलाते हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, 10 सेकंड में वो बात कह रहा हूं मैं, कि आपने देखा मेरा वक्तव्य, उसमें मैं उदाहरण दे रहा हूं। आपके पास लिमिटेड 22 मिनट का समय है, बहुत ज्यादा नहीं है, मैं समझता हूं, नहीं तो आप पूरा 1 घंटा मुझे बिठा सकते हैं। हम उदाहरण देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, उसको आप उपहास में, कटाक्ष में या स्वीकार्यता में, जैसे चाहे आपके दर्शक ले सकते हैं, वो हमारे क्रेडेंशियल्स पर आधारित होगा। बिल्कुल कटाक्ष, तो हम ये बात रखेंगे, बिल्कुल कटाक्ष और मजबूती से रखेंगे। उसकी स्वीकार्यता जनता के बीच होगी। प्रवीण जी बस 2 मिनट में मैं अपनी बात तो मैं कर दूं खत्म, जो मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस का, मैं ये कह रहा हूं सर, अगर उस मुद्दे पर आप जैसे उन्होंने कहा कि जहां गवर्नमेंट बात हुआ, इस मध्य प्रदेश में दीजिए, केस लगाए, 9000 किसानों ने आत्महत्या की, ये भी तो बताइए आप। प्रवीण जी आपसे तो आपने केस लगाए थे, 9000 किसानों ने आत्महत्या की थी, ये बताइए ना साहब, सारी बातें बताइए आप। तो मेरा वाक्य ये है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हम क्या करेंगे। वहीं कांग्रेस जो है प्रतिक्रियावादी, वो केवल गाली देने का काम कर रही है, केवल गाली देने का काम, उनके पास एजेंडा नहीं है। तो अभी जैसे आपने बताया ना कौन सी योजना इनकी थी, पता नहीं इंदिरा गांधी, और इससे बाहर ही नहीं आते निकल के, उसमें ये संख्या बता, आपको मालूम है इस योजना के अंतर्गत 97 लाख परिवार जो है वो कवर हो रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन उन्होंने बोल दिया आज 58, झूठ बोलना का काम शुरू कर दिया इन्होंने, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एजेंडा फॉर पीपल, कि भाई आप जनता के लिए क्या करोगे। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में इस बात की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हम 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट है 12 लेन का, एक बार संविदा पर बोल दीजिए डॉक्टर बाजपेयी, हमारे ट्राइबल एरिया से होकर वाले, उनमें बिजली वाले भी शामिल है। जानकारी दे रहे हैं आप, 7 करोड़ का पूरा प्रदेश है, 1 करोड़ परिवार होगा, गरीबी रेखा में चलेगा, ऐसा संभव है क्या? अरे जानकारी, अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, क्यों गलत तथ्य दे रहे हैं? मुझे फेवर तो करिए थोड़ा सा, कुछ अच्छी बात कहने वाले और संविदा वालों का भला करने वाली हो। बिजली का 70 लाख को बता रहे हैं हमने उसको दिया हुआ है। अरे भाई सुनो ना, ये चिल्लाते रहेंगे, आप हमारी बात सुन लीजिए प्रवीण जी। चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे कंप्यूटर कर्मी हो, उनका विषय बहुत बड़ा है। संविदा कर्मियों के पूरा जीवन, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, असुरक्षा के भाव में निकलता है तो उनका क्या वेजेस के ऊपर किया जा सकता है, किस प्रकार से उनका नियमितीकरण हो सकता है या किस प्रकार अकोमोडेट हो सकता है। उसके बाद आपके जन स्वास्थ्य रक्षक हो गए, ये जो आपका ये कैडर है, मैं 100% सहमत हूं प्रवीण जी, मेरी सरकार सहमत है। कल भी हमारी मीटिंग हुई, हमने बोला ये 5 जो विषय हैं जो लंबित, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि इन 5 विषयों को मैं फिर आपके चैनल पे ईमानदारी से बोल के जा रहा हूं कि इन 5 विषयों पर मुख्यमंत्री जी कार्य योजना बना रहे हैं, उनके ध्यान में है। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है, सरकार पहले हैव नॉट्स की होती है। मैं दीक्षित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं पूरी तरीके से, और यदि हम उनके लिए काम कर पाते हैं। पटवारियों का विषय, इन्होंने क्या किया उनके साथ, सोचिए आज तक बेचारे लंबित हैं, और उसके बाद यदि ये कोरोना का आर्थिक संकट नहीं आता, जवाब ले लेते डॉक्टर बाजपेयी, पर्याप्त वक्त दिया मैंने, बहुत वक्त दिया आपको। हम जेपी धनुपिया साहब, ये कोई मुद्दा आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, सारा कुछ तय कर देंगे। तो जो वोटर नाराजगी है वो हो सकता है इनके तरफ चला जाए, ये क्लेम है डॉक्टर बाजपेयी का। ये गाली देंगे हम, ये जी मैं जानना चाहता हूँ इन्होंने क्या किया है वो बताएं ना। 2018 के चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर छोटी मोटी जगह को स्मार्ट सिटी का दर्जा देके आते थे। स्मार्ट सिटी बनेगी, स्मार्ट सिटी तो कहाँ बनी आज तक बता दीजिए, क्या काम हुआ है बता दीजिए। पटवारियों की बात कर रहे हैं, शिक्षा कर्मियों की बात कर रहे हैं, कर्मियों की बात कर रहे हैं, बिजली कर्मियों की बात कर रहे हैं। आपने 15 महीने की बात को कह दिया, आपने क्या दिया? अरे हमने किसानों को 22 लाख किसानों कर्जे माफ किए, हम किसानों को 2 लाख तक कर्जे माफ कर रहे हैं। आपने लोगों को, विधायकों को खरीद लिया और उनके माध्यम सरकार गिराकर आपने किसानों के साथ अन्याय किया है। किसान आपको जवाब देंगे, आप चिंता मत करिए, किसान बहुत समझदार है। आप साहस से कहिए कि आप 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर किसान ऐसे हैं, आप किसानों की बात करने वाले हैं तो दीजिए ना किसानों के बारे में घोषणा, क्या 2 लाख तक का कर्जा
माफ करेंगे आप? जिन लोगों का बचा हुआ है घोषणा करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपके जहन में नहीं है, आपसे बोलते हैं करते नहीं है। आज भी जिससे गेहूं खरीदता है कर लेता हूं। धनुपिया साहब, अब ये शोर में तब्दील हो गया, वो थोड़ा सा पब्लिक सुनना चाह रही है इन दिनों, क्योंकि उसको उम्मीद है कि चुनाव सर पर है तो उनके लिए कुछ हो सकता है, खासतौर पर जो कर्मचारी वर्ग है जो जोखिम भरे काम में जुटा हुआ है। मनीष जी, एक बात जो मैं कहूंगा कि ये क्लेम कर रहे हैं लगातार आरोप कमलनाथ जी के साथ ये कांग्रेस की आड़ इसमें यह है कि भाई 11 महीने या 15 महीने कितने मिले और वो चुनाव अधिसूचना और इस सब में ही चला गया तो काम करने का मौका कहां मिला। ये सहानुभूति जाएगी क्या कांग्रेस की तरफ? आपको लगता है गवर्नमेंट गिराने वाली जिसको वो गार्ड भी बना रही है कांग्रेस? पटवारियों के साथ क्या किया बताइए, जवाब दीजिए। देखिए प्रवीण जी, जैसा पटवारियों को काम किया आपने, पटवारियों से धोखा करके एक न्याय बना दिया और धोखा कर दिया लोगों के साथ, आपने क्या नहीं किया? कई बार ये बात आई है प्रदेश ने आपको एक पटवारी मंत्री दिया, फिर भी आपने पटवारियों को सड़क पर ला दिया। अरे महाराज, आप देखिए बार बार ये बात आती है कि कमलनाथ सरकार के 13 महीने का कार्यकाल या 15 महीने का कार्यकाल जो था उसमें 2-3 महीने उसमें चले गए कि साहब नोटिफिकेशन हो गया, लोकसभा चुनाव हो गए, सब हो गए। मगर अपना जो मूल विषय है वो है आप उसके वकील मत बनिए। 15 महीने में चलिए आप बताइए कौन सी सड़क बनी और फ्लाईओवर बना। एक मिनट नितेश जी, एक मिनट मेरे को सुन लेने दीजिए भैया। 15 दो मैनिफेस्टो के उदाहरण है सर, कवर फायर मत दीजिए इनको, बस मेरा निवेदन यह है। आप इतने विद्वान हैं। जिसकी सरकार जब आई और जिसने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एक जो मुझे उदाहरण याद आता है वो उमा जी का आता है 2003 का, जब उन्होंने डेली वेजेस एम्प्लॉय की घोषणा करी थी कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे, वो उन्होंने किया। दूसरा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि नहीं थी? अरे अब भाजपा के लोगों ने ओबीसी की माला को बाहर कर दिया। तो बहुत जल्दी मनीष जी, वक्त हमारे हाथ से बहुत जल्दी से फिसलता है। रेत की तरह डॉक्टर वाजपेयी ने पहले ही नोटिस ले लिया था कि वक्त कम है। बहुत जल्दी मनीष जी, बहुत प्रवीण जी, 2018 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो किसानों का मुद्दा प्राइम पे था और कांग्रेस ने उसको बड़े प्रोमिनेंटली उठाया था। और पहला ऑर्डर जो हुआ था वो किसानों के लोन माफी के लिए हुआ। वो एक अलग बात है कि कितने लोगों का हुआ या नहीं हुआ। धोखा दिया। आज भी प्रमाण पत्र लेके हाथ में घूम रहे कि नहीं घूम रहे मनीष जी? 22 लाख वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम सभी लोग, आप देख रहे हैं तमाम पैनलिस्ट इस बात पर जरूर आम राय हैं कि वो लोग जो जोखिम भरा काम कर रहे हैं, वो लोग जो लंबे वक्त से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो लोग जिनके लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में कहा, चाहे संविदा के लोग हों, अतिथि शिक्षक हों, विद्युत संविदा कर्मचारी वाले लोग हों, आउटसोर्स वाले लोग हों, जो भी लोग हैं जिनके लिए यदि इन्होंने कहा है तो उनका भला यदि चुनाव से पहले हो जाएगा तो लगता है कि उनके हित में बहुत बेहतर कदम होगा या नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।